विकास नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको एक तो तरीका है मासेस को लटका दीजिए, है ना, तो उसको लटका के जो नीचे से उनका अर्थ जो खींचती है, विकास पहले वाली स्लाइड प्लीज। विकास पहले वाली स्लाइड ही, इसके पहले वाली स्लाइड ही। आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत हो रहा है। नहीं, जो इसके बीच वाली स्लाइड थी, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मासेस, ये वाली, ये वाली। तो आप दो तीन तरह से जान सकते हैं। देखिए, या तो मासेस को लटका दें, तो उनको नीचे से अगर ज्यादा खींचा जाएगा तो ज्यादा मास होगा, कम खींचा जाएगा तो कम मास होगा, है ना। यानी उनके वेट से जान सकते हैं, अपने हाथ में लेके, तराजू पे डाल के, या स्प्रिंग बैलेंस पे लटका के। एक तरह से मासेस को वैसे जान सकते हैं, या दूसरी तरह से फोर्सेस से आप जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, हम दिखाते हैं। आप जो है दो बॉल्स को रखिए, दो अलग अलग चीजों को रखिए और उन्हें अपनी उंगली से फ्लिक करके देखिए कि किस पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मैं करके दिखाऊं, या तो रोल करके, या फ्लिक करके, या किक करके। हेलो, सॉरी फ्रेंड्स, नेट बहुत ज्यादा खराब है आज। आवाज आ रही है पर मैं आवाज आ रही है। मैं इस वाले, हाँ आ रही है ना, तो मैं इस वाले से दिखा रही हूँ आपको। आप जैसे, मैंने यहाँ पे दो बॉल रखी, अब इसमें से किसका मास ज्यादा है उसको एक जानने का तरीका है कि मैं इसको भी उंगली से मार के देखूं, इसको अपनी उंगली से मार के देखूं, तो ज्यादा मास वाली जो है उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसमें मोशन स्टार्ट करने के लिए। मतलब मैंने दोनों को ऐसे करके फ्लिक किया, इसको फ्लिक किया, तो मुझे तुरंत पता लग गया। ऐसे ही मैं, मतलब इनको इसको रख के और एक कंचा रख के, तो फ्रेंड्स, मतलब आप अपने आप करके देखिएगा, मेरा कनेक्शन बार बार जा रहा है। कल हम दोबारा मिलेंगे, उससे पहले आप अलग अलग चीजों को अपनी उंगली से या तो फ्लिक करके देख सकते हैं, उंगली से हल्के से चुटकी से धक्का देना, या किक मार के देख सकते हैं, बड़ी चीजें हो तो किक मार के देख सकते हैं, या फिर रोल करके देख सकते हैं कि किसमें मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यानी फोर्सेस की मदद से ही हमें मासेस का पता लगता है, क्योंकि हमें सेकेंड लॉ ने ये बात बताई है। विकास की स्लाइड दिखा सकते हैं, दूसरी वाली। हाँ, स्लाइड दिख रही है, सेकंड लॉ वाली ना। इसके बाद वाली, सेकंड के बाद ये वाली। ये स्लाइड ये कह रही है कि हम मासेस को फोर्सेस की मदद से ही हम सेंस कर पाते हैं। मोर मास रिक्वायर्स मोर फोर्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं जानते होंगे, तो एक्सेलरेशन होता है कि कितने टाइम में स्पीड चेंज हो पाती है, मतलब जीरो से स्पीड एक सर्टेन स्पीड पे लाना है, तो मतलब बहुत तेजी से स्पीड से जीरो को किसी एक वैल्यू पे लाना है, तो ज्यादा मासेस को बहुत ज्यादा फोर्स चाहिएगा, कम मासेस को
कम फोर्स चाहिएगा। आप उसको किक लगाएं या रोल करना चाहें, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि ये आदमी मतलब 400 किलो मास को धक्का देने की कोशिश कर रहा है और 40 किलो मास को भी धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो 400 किलो मास को कहीं ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी और छोटे मास को कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड लॉ पे हम इवेंचुअली मतलब उसमें हमने मास और वेट का भी डिस्टिंक्शन अच्छे से बिल्ड किया था, और फिर हमने कहा कि सेकेंड लॉ का से एक चीज तो हमें ये पता लगी थी कि बड़े मासेस को उतना ही मतलब जीरो से उतनी ही वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए या फिर बराबर का एक्सेलरेशन देने के लिए बड़े मासेस को ज्यादा फोर्स चाहिए, छोटे मासेस को छोटा फोर्स चाहिए। मतलब ज्यादा मास को मूवमेंट के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, और इसका फॉर्मल स्टेटमेंट है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो और जब ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी बात करना चालू करते हैं तो फोर्स हो जाता है अर्थ्स पुल या ग्रेविटी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज ग्रेविटी विच इज पुलिंग इटसेल्फ, तो और जो भी मास है उसको एक्सेलरेशन देने वाली अर्थ होती है। और जो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थ गिव्स एन इक्वल एक्सेलरेशन टू एवरीथिंग। हर चीज, जैसा हमने एक्सपेरिमेंटली भी दिखाया था कि हर चीज अर्थ तक सेम रेट पर फॉल करती है, मतलब सेम एक्सेलरेशन अचीव करती है, जिसको हम जी कहते हैं। तो एवरीथिंग रीचेस ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो ये जो अर्थ जो एक्सेलरेशन देती है उसको हम जी बोलते हैं। और तो द सेम F equal to ma becomes F equal to या F equal to mg बोलिए, या W या वेट इक्वल टू m into g। ये रिलेशनशिप सेकेंड लॉ से ही आती है। तो वेट इज इक्वल टू mg, राइट। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सपोज मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूं, आई थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, सो व्हेन डू यू थिंक द बॉल विल स्टॉप? उसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, व्हाट मेक्स इट स्टॉप एंड व्हाट मेक्स इट मूव फॉरवर्ड आफ्टर माय हैंड लीव्स इट। सो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये बॉल जो मैं ऊपर फेंक रही हूँ, मुझे एक बॉल देना, ये कब जाके ऊपर रुकेगी? ये मैंने बॉल फेंकी तो देखिए ना, मेरे हाथ से चालू होके एक जगह पे जाके रुक जाती है, और ज्यादा फेंकूं तो ज्यादा ऊपर जाके रुक जाती है। तो ये कब रुकेगी, कब रुकती है? चैतू कह रहे हैं कि गिव डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ की फॉर्मल डेफिनेशन मतलब आप किसी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं, मतलब उसको मेरे को देने की जरूरत नहीं है। तो कमल जोशी कह रहे हैं कि व्हेन इट विल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, पर क्वेश्चन तो यही है, वो मैक्सिमम हाइट कब अचीव होगी? अच्छा, चैतू इज पवन, ओके। सो व्हेन वेलोसिटी जीरो। इश्तिकार, आपको जो भी कहना है वो पब्लिकली बोलिए, मुझे पर्सनली लिखने की जरूरत नहीं है। पब्लिकली बोलेंगे तो सबको दिखेगा आप क्या कह रहे हैं। तो इश्तिकार कह रहे हैं कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो रुकना और वेलोसिटी का जीरो होना एक ही बात है। तो जब मैं कह रही हूँ कि वो कब रुकेगी, तो मैं असल में यही पूछ रही हूँ कि वेलोसिटी जीरो कब होगी। तो पवन कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल को क्या होगा? जब वो बॉल रुकती है तब ग्रेविटेशनल पुल को क्या होगा? डेल बोल रहे हैं कि अब उनका जो भी असली नाम है वो बोल रहे हैं कि ग्रेविटी इक्वल टू फोर्स। ग्रेविटी खुद एक फोर्स है, पर यहां पे ग्रेविटी इक्वल टू विच फोर्स? इश्तिकार कह रहे हैं व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू ग्रेविटेशन। इश्तिकार, पहले तो ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी एक अलग चीज है, वेलोसिटी एक स्पीड विद डायरेक्शन है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। तो स्पीड और फोर्स आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते ना। फोर्स इज समथिंग विच मेक्स थिंग्स मूव एंड वेलोसिटी इज मूवमेंट इटसेल्फ, राइट? तो
तो पवन कह रहे हैं वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है वेलोसिटी चेंजेस, पर क्वेश्चन इज अब मैम वेलोसिटी चेंजेस प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। दैट्स राइट। तो जब बॉल जो ऊपर जा रही है, एक बॉल जिसको ऊपर फेंका गया, क्या वो ऊपर जाके एक्सेलरेट कर रही है? नो मैम। तो वो क्या कर रही है बॉल? क्या वो सेम स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड घट रही है या उसकी स्पीड बढ़ रही है? क्या हो रहा है? मैम स्पीड इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो आप कह रहे हैं कि पहले जो है स्पीड इंक्रीज करती है और फिर उसके बाद डिक्रीज करती है। तो कब इंक्रीज करती है और कब डिक्रीज करती है? डिम्पल कह रही है कि मैं रिपीट कर सकती हूँ क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बॉल मैंने ऊपर फेंकी, ठीक है, तो जब मैं इसको ऊपर फेंकती हूँ ये कब जाके रुकेगी? मतलब क्या चीज हो जाएगी जब ये जाके रुक जाएगी? पवन कह रहे हैं कि व्हेन इट गोज अपवर्ड्स। तो जब व्हेन इट गोज अपवर्ड्स उसकी स्पीड कब तेज होती है और कब धीमे होती है? कब स्पीड इंक्रीज करती है, कब? मैम अपवर्ड्स होने पर इंक्रीज करेगी। तो अगर वो ऊपर जाते वक्त इस स्पीड इंक्रीज करती जाती है तो फिर वो रुकेगी क्यों? तो फिर और तेज और तेज और तेज ऊपर चलते जानी चाहिए। यस मैम। तो फिर वो रुकती क्यों है? मैम ग्रेविटी, मैम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, पर अभी तो आप बोल रहे थे कि वो मतलब ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है उसकी स्पीड तेज होती जाती है। पहली बात तो आपको ये बताना पड़ेगा स्पीड तेज क्यों होती जाएगी, पर क्या ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड ऊपर जाते वक्त तेज होती जाएगी? नो मैम, नीचे आते वक्त तेज होती जाएगी, ऊपर जाते वक्त थोड़ी कम होगी। थोड़ी कम होगी। अभी Yes, ma'am. अभी हमने बात करी कि हम अगर ऊपर फेंक रहे हैं, देखिए अभी हम नीचे आने की बात नहीं कर रहे, अभी हम खाली बात कर रहे हैं कि यहाँ से बॉल ऊपर जा रही है। तो पहले तो ये तय करिए आप सब एक क्लास के रूप में कि ये जब ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है? मैम हाँ मैम जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। उसकी स्पीड घट रही है। क्यों घट रही है? मैम क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की अपनी तरफ बॉल को खींचेगा, जब वो नीचे आएगी तब इंक्रीज होगी। ग्रेट ग्रेट। सो ये मुझे नहीं पता लगा, जिसने बोला उनका कहना है कि जब देखिए ऊपर जाने लगती है तो ऊपर ये जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अर्थ इसको लगातार नीचे खींचती जा रही है, इसलिए इसकी स्पीड घटती जाएगी और एक जगह पे जाकर रुक जाएगी। पवन कह रहे हैं इट अपोजेस डायरेक्शन। आपकी बात साफ नहीं है, एक बार स्पष्ट शब्दों में कहने की कोशिश करिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रशांत कुमार ये कह रहे हैं कि वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए ये मान लिया कि स्पीड ऊपर घटती जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब देखिए स्पीड तुरंत घट जाएगी, ज्यादा टाइम लेके घटेगी और ज्यादा टाइम लेके घटेगी, ये कैसे पता लगेगा? मतलब ये स्पीड कब घटेगी, कब जैसे जाके जीरो बन जाएगी? ऐसा क्या होगा वो उस पॉइंट पे, ऐसा क्या होगा कि वो स्पीड जीरो हो जाएगी? मैम इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी जब वो नीचे ग्राउंड पे रीच करेगी। जब नीचे ग्राउंड पे रीच करेगी तब तो आगे वो चल ही नहीं सकती, ग्राउंड उसको मतलब आगे जाने ही नहीं देगी, तब तो स्पीड जीरो होगी ही। लेकिन देखिए स्पीड तो अभी मेरे हाथ में भी जीरो है, मेरे हाथ से ऊपर जा रही है, ऊपर एक जगह पे जाके रुक के फिर वापस नीचे चल पड़ती है ना। तो ऊपर जा रही है यस तो मैम। एक जगह पे यहाँ पे भी तो स्पीड जीरो हो रही है। तो ग्राउंड की बात अब क्यों ला रहे हैं? अभी हम ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। तो प्लीज जब भी आप किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं तो पहले ध्यान दीजिए कि बात किस चीज की जा रही है। तो अभी तो मैं खाली इस जर्नी की बात कर रही हूँ, मेरे हाथ से मैंने इसको धक्का दिया, ये मेरे हाथ से छूटी, ऊपर गई और कहीं जाके रुक गई। तो कई लोगों ने कहा स्पीड इसलिए घटती रहेगी क्योंकि वो नीचे से उसको खींचा जा रहा है, पृथ्वी उसको खींच रही है। तो सौविक गौतम कह रहा है कि ग्रेविटी जो है अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। ग्रेविटी अप्लाइड फोर्स के बराबर कब है या कहां है? सौविक, आप अगर अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हैं, अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो बोलिए।
बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट करने को बोला। When it reaches a maximum height. When it reaches the maximum height, तब gravity equal to applied force. Which is the applied force? कौन सा applied force है? किसने अप्लाई किया है? You with hand and human with hand. Okay, so सौवित ये कह रहे हैं कि मस्कुलर फोर्स मतलब मेरे हाथ ने जो फोर्स अप्लाई किया वो जब ऊपर, तो वो फोर्स इसमें है, इस बॉल में है, ऐसा सौवित का कहना है। और जब ऊपर मेरे हाथ का फोर्स और ग्रेविटी बिल्कुल बराबर हो गए तब ये बॉल रुक जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है कि शुरू में मेरे हाथ का फोर्स ज्यादा था, फिर मेरे हाथ का फोर्स घटता जा रहा है क्या? देखो, ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट है, ग्रेविटी इसके वजन के बराबर फोर्स लगा रही है, इसके वेट के बराबर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी नीचे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है। अब सारी बात आई ऊपर लगने वाले फोर्स की, तो क्या ऊपर लगने वाला फोर्स पहले ज्यादा था बाद में घट गया, या ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा एक जैसा है? पवन कह रहे फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉल। पवन, इस बात पे ध्यान दीजिए कि इस समय बात हो रही है इस बॉल पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये बॉल चलना इसलिए शुरू करती है, ये पहले रेस्ट पे थी, इसको मैंने धक्का दिया, मेरे हाथ ने धक्का दिया, तब इसने ऊपर की तरफ चलना चालू किया। इस पे मेरे हाथ का फोर्स लग रहा है और दूसरा नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ठीक, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब ये बताइए, ग्रेविटी का फोर्स तो मैं बोल रही हूं कि वो एकदम एक जैसा है, उसका वेट। अब ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक जैसा है, घट रहा है, बढ़ रहा है? ऊपर जाने के बाद घट रहा है। ऊपर जाने का मेरे हाथ का फोर्स? नो मैम, ऊपर जाके एक सर्टेन हाइट पे रीच करने के बाद घटता है मैम, फिर बाद में बढ़ता है। क्या चीज? मैम फोर्स। बाय whom? वही तो मैं पूछ रही हूँ, दो फोर्सेस है। मैं अगर आपको इसका वो चित्र बना के दिखाऊं तो देयर आर टू फोर्सेस हियर। जैसे दो फोर्सेस हैं, एक नीचे की तरफ इसका अपना वेट काम कर रहा है, मतलब जो कि अर्थ का पुल है, अर्थ इसको नीचे खींच रही है। ठीक, और दूसरा फोर्स मेरे हाथ से आया, मेरे हाथ ने इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया, तो दूसरा फोर्स मेरा है। वेट या डब्ल्यू जो है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। अर्थ उसको लगातार सेम फोर्स से खींचे जा रही है। मेरे हाथ का फोर्स, अब आप सब तय करिए, मेरे हाथ का फोर्स सेम है, घट रहा है, बढ़ रहा है, या क्या हो रहा है उसका? मतलब ये आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पहले घट रहा है बाद में बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, उसका बेसिस क्या है? कुछ सोच के बोला कि यूं ही तुक्का मारा? फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉल। अच्छा, ये तो पहले बोला था पवन ने। देखो, बॉल खुद क्या फोर्स लगा रही है हमें उससे में इंटरेस्ट नहीं, हम तो बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उस पर बात करें। तो इश्तिकार खान का कहना है कि मेरे हाथ से लगने वाला फोर्स घट रहा है। इश्तिकार, एक बात बताइए, मेरे हाथ ने थोड़ी देर बॉल को, मेरा हाथ थोड़ी देर बॉल को टच कर रहा है, उसके बाद मेरे हाथ से बॉल छूट गई। जब मेरे हाथ से बॉल छूट गई, ध्यान दीजिएगा, मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जो मैं बात कह रही हूँ। मेरे हाथ से जब बॉल, पहले तो मेरे हाथ को टच कर रही थी, मेरा हाथ इसको टच कर रहा था और इसको फोर्स दे रहा था, इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा था। जब ये मेरे हाथ से छूट गई बॉल, तब भी क्या मेरा धक्का, मेरा हाथ इस पे धक्का लगा सकता है दूर से? क्या मैं इसको दूर से, अभी देखिए, क्या मैं दूर से इसको धक्का दे सकती हूँ बिना टच किए? नहीं। आप में से कई लोग कह रहे हैं नहीं। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम इसको मतलब 6-7 में कभी पढ़ लेते हैं, फोर्सेस जब पढ़ाए जाते हैं तब पढ़ा दिए जाते हैं, पर उसको कभी समझा नहीं जाता है। ये कहलाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब हुआ फोर्सेस जो खाली टच पर ही काम करते हैं। मेरा हाथ इस बॉल को तभी धक्का लगा सकता है जब तक उसे छू रहा है, नहीं छुएगा तो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट टूट गया, मेरे हाथ को, बॉल ने मेरे हाथ को छोड़ दिया, अब मेरा हाथ इसको कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। वो
तेज चले धीमे चले कुछ भी चले, मेरा हाथ अब इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो खाली टच तक ही ये फोर्स है। एक बात, इंपॉर्टेंट बात, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरी बात कि मेरा ये फोर्स, मेरे हाथ का फोर्स स्टोर नहीं होता, फोर्सेस स्टोर नहीं होते। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। फोर्स कभी किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, कुछ और चीज स्टोर होती है, उस पे आएंगे, लेकिन फोर्स स्टोर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने धक्का दिया और वो धक्का इसके अंदर स्टोर हो गया और वो धक्का आगे तक बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, कुछ फोर्सेस स्टोर नहीं होते। फोर्स खाली जब तक लगते हैं तब तक लगते हैं। तो मेरे हाथ ने सिर्फ तब तक फोर्स लगाया जितनी देर तक हाथ इसको धक्का देता रहा, उसके बाद मेरा फोर्स खत्म। ठीक, तो मेरा हाथ छोड़ने के बाद जो सिचुएशन है वो सिर्फ ये है। बॉल जब ऊपर जा रही है, मतलब बॉल की जाने का डायरेक्शन ऊपर की साइड है, मतलब उसकी वेलोसिटी ऊपर की साइड है, वो ऊपर की तरफ चल रही है, लेकिन उस पर इकलौता फोर्स जो है उसका वेट है। मेरा फोर्स जा चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट फोर्स था। वेट क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वेट एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक फोर्सेस की दूसरी कैटेगरी होती है जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो दूर से काम करते हैं, जिसमें टचिंग की जरूरत नहीं। तो ग्रेविटी एक वैसा ही फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो वेट लगातार काम कर रहा है, लेकिन मेरा फोर्स गया। तो लेकिन मेरा फोर्स नहीं है और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तब भी बॉल ऊपर क्यों चल रही है? अभी तक वो ऊपर ही चल रही है, क्यों? मतलब ये अजीब सी बात नहीं है। ओके, कोमल जोशी कह रही हैं, हाँ कोमल जोशी कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी तो इसकी स्पीड घटती जाएगी और कहीं पे जाके स्पीड खत्म हो जाएगी, तो वहां पे ये रुक जाएगा। इश्तिकार कह रहे हैं वेट की वजह से। वेट की वजह से क्या हो रहा है? देखो मेरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाती जा रही है, मेरा फोर्स तो खत्म है, अब तो खाली नीचे की तरफ वेट है, तब भी ये ऊपर क्यों जा रही है? इस पे फोर्स तो नीचे की तरफ है, ऊपर क्यों जा रही है? कोई आइडिया? कोमल जोशी कह रहे हैं क्योंकि हमने उसको ऊपर की तरफ पुश किया था। बिल्कुल सही है, मैंने पुश किया था, पहले किया था, लेकिन अब तो मैंने छोड़ दिया। एक टाइम के बाद तो मैंने छोड़ दिया। मेरे छोड़ने के बाद ऊपर क्यों जा रही है? मैंने बोला ना, मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मेरा फोर्स तो खत्म, उस पर कोई ऊपर की तरफ फोर्स ही नहीं है, फिर भी ऊपर जा रही है, क्यों? इश्तिकार कह रहे हैं पता नहीं, आप बता दो। अरे भाई, आप कम से कम अंदाज तो लगा सकते हो ना। मतलब आपको अपने खोपड़े में सोचने की शक्ति मिली है, रीजनिंग की स्किल मिली है, तो उसको इस्तेमाल करिए। आपका आंसर सही हो या गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको कम से कम रीजनिंग, अपनी रीजनिंग, जो भी आपको कारण लग रहा है, तो दिव्या ने कहा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पवन ने कहा बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय योर हैंड। देखो दोस्तों, ये सिर्फ ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि ये स्पीड में है। कोई भी, वो स्पीड में है, मेरे हाथ का फोर्स खत्म भी हो गया, ये ऊपर है, लेकिन अभी ऊपर की तरफ स्पीड में है, अचानक नहीं रुक सकती। कोई भी चीज सडनली नहीं रुकती है, वो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होके कभी जीरो हो जाती है, तब जाके वो चीज रुकेगी, नहीं तो वो रुक नहीं सकती, सडनली नहीं रुक सकती। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ का फोर्स खत्म और अचानक वो रुक जाए, ऐसा नहीं। वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक जगह पे आके जीरो हो जाएगी। बॉडी डीसेलरेट करेगी, या कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब विच मीन्स उसकी स्पीड घटती जाएगी।
डिम्पल ठाकुर कह रहे हैं कि वो इट इज इन फ्लो। फ्लो की बजाय आप सीधे सीधे कहें वो स्पीड में है या उसमें उसकी कोई वेलोसिटी है, उतना कहेंगे उतना चलेगा। फ्लो जैसी चीज का साइंस में तो कुछ फिर और ही मतलब होता है। हमने उसको स्पीड दी थी, हमने जो फोर्स लगाया था, देखिए ये बात असल में मोशन को भी समझना उतना ही जरूरी जितना फोर्स को समझना। हमने इस पे फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेशन दिया था। तो जब पहले ये देखिए बिल्कुल ऐसे स्टिल थी, फिर जब मैंने धक्का दिया ये एक्सेलरेट करेगी, तेजी से इसकी स्पीड बढ़ेगी उस मेरे धक्के की वजह से, सो एक्सेलरेशन अचीव करेगी। जैसे मेरा हाथ चला गया, अब इस पे मेरा धक्का खत्म, लेकिन अब वो तेज स्पीड में आ गई है, ये स्पीड से ऊपर चलती जाएगी। अब पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है, तो ये धीरे धीरे स्पीड कम होती 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 जाके रुक जाएगी। ये बात साफ हुई? ये बात सबको क्लियर हो गई या कोई क्वेश्चन है? पवन यस कह रहे हैं, बाकी सबको भी क्लियर है? ओके ये बात मैम जो आप क्यों पूछ रहे थे उसका आंसर क्या है? जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहे थे ये बॉल कब रुकेगी। तो ये बॉल तब रुकेगी जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। इसकी स्पीड 0 कब होएगी? जब इस पे लगने वाला जो डाउनवर्ड्स फोर्स है या ये जो है इस पे लगने वाला नीचे का फोर्स है, जब इसकी स्पीड को टोटल 0 कर देगा, मतलब ये डीसेलरेट करेगी, या कह लीजिए नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए, या स्पीड मतलब नीचे ये जो फोर्स है ये इसकी स्पीड को घटाता जाएगा जब तक कि स्पीड 0 नहीं आ जाती। ठीक है, इसको नीचे की तरफ एक फोर्स खींच रहा है जो कि अर्थ का फोर्स है, लेकिन हमारा फोर्स खत्म हो चुका है। जो चीज मैं जानबूझ के यहाँ बिल्ड करना चाह रही थी वो ये है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस तुरंत खत्म हो जाते हैं जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटता है। ये बात जनरली टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं लिखी होती है, समझाई नहीं होती, और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि फोर्स स्टोर हो जाता है। खाली ऐसा नहीं कि हम ही सोचते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी ऐसा सोचती थी, गैलीलियो नहीं सॉरी एरिस्टोटल ने ऐसा कहा था 2000 साल पहले, ऐसा कहा था। बहुत टाइम तक ये आइडिया रहा कि हम किसी चीज में जो धक्का देते हैं वो धक्का स्टोर हो जाता है। हमने किसी बॉक्स को धक्का दिया, मान लीजिए कि एक बड़ा बक्सा सोचिए, उसको आपने धक्का दिया तो धक्का उसमें जमा हो गया, जब हमारा धक्का धीरे धीरे खत्म होएगा तब जाके वो रुकेगा। ऐसा लोग सोचते थे, आज नहीं सोचते। हमारा धक्का जैसे ही हमने हमारा हाथ छूट गया, वो धक्का हमारा धक्का 0, आगे वो बॉडी अपनी स्पीड से चलती है और रुकती है फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो हमारे धक्के से जो भी स्पीड उसने अचीव करी थी वो इन्फिनिट दूरी तक चलती जाती, हमेशा चलती रहती। ये कितनी मजेदार बात है। आपने एक बॉल को किक लगाई, वो अंतरिक्ष पार कर गई, स्पेस में चली गई और सारे इन्फिनिट टाइम तक चलती रही। मतलब सुनने में कितना मजेदार है, इजंट इट? कोमल जोशी पूछ रही हैं कॉन्टैक्ट फोर्स खत्म होने के बाद भी क्यों? देखिए, फोर्स खत्म होने का मतलब स्पीड खत्म होना नहीं है। स्पीड या वेलोसिटी एक अलग चीज है, फोर्स एक अलग चीज है। कोई चीज स्पीड में है तो स्पीड में रहेगी ना। मतलब देखिए, आपको फर्स्ट लॉ ने सिखाया कि कोई चीज स्पीड में है तो अपनी स्पीड में बनी रहेगी जब तक कि उस पे कोई फोर्स काम ना करे, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसकी स्पीड को घटाए या बढ़ाए या उसके डायरेक्शन चेंज करे। नहीं करे तो वो चीज स्पीड में सेम स्पीड पे सेम डायरेक्शन में चलती जाएगी। तो किसी चीज को एक बार स्पीड मिल गई है तो चलेगी। फिर ये अलग बात है कि उस पे कोई और फोर्स लग रहा है, वो उसकी स्पीड को घटा दे। जैसे कि इस बॉल पे ये फोर्स लग रहा था, सॉरी, ये फोर्स लग रहा है नीचे से, तो ये स्पीड में थी। अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये ऊपर आकाश तक चलती जाती सेम स्पीड पे, लेकिन ये फोर्स है इसलिए इसकी स्पीड घटती जाएगी और ये जाके रुक जाएगी। एग्जैक्टली कोमल, फर्स्ट लॉ आपको यही कहता है। फर्स्ट लॉ को की बात एक्चुअली ऐसे एक स्टेटमेंट तो सरल सा लगता है, पर वो काफी गहरी बात है कि कोई चीज उस पर कोई फोर्स नहीं तो वो चलती ही जाएगी,
वो रुकेगी ही नहीं। इस पे किसी ने बहुत लंबा सा, अच्छा वृंदा मैम ने लिखा है, यही बात वृंदा मैम ने लंबे उसमें लिखी है। दिव्या कह रही है क्या मैं फिर से बता सकती हूँ? अब मुझे नहीं पता दिव्या आपने कहाँ तक सुना। अगर आप मेरे से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका स्पेसिफिक आंसर दे सकती हूँ। कुल मिला के मैं जो ये बात कह रही थी वो ये थी कि ये बॉल जब तक मतलब पहले मेरे हाथ ने इसको धक्का दिया, जब तक मेरा हाथ इसको टच कर रहा था, मेरे हाथ ने इसको एक फोर्स दिया, उस फोर्स से उसको एक एक्सेलरेशन मिला जिससे वो एक तेज स्पीड में आ गई है। मेरा हाथ जैसे ही हट गया, मतलब मेरे हाथ ने इसको छोड़ दिया बॉल को, वो तेज स्पीड में है लेकिन उस पर फोर्स मेरा फोर्स नहीं है। मेरा फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स था, मेरा फोर्स खत्म है। बॉल अपनी स्पीड में है तो स्पीड में चलती जाएगी और वो तेज स्पीड से ऊपर चलती जाती इन्फिनिट टाइम तक, अगर उसको नीचे की तरफ खींचने वाला वेट नहीं होता। वो ऊपर की तरफ चलती जाती लेकिन उसको नीचे की तरफ खींचने वाला वेट है तो ऊपर उसकी स्पीड घटती जाएगी जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाती और फिर वो नीचे आना शुरू करेगी। तो आप ये देखिए ना, नीचे का फोर्स तो कांस्टेंट है, अर्थ उसको कांस्टेंट फोर्स से खींचे जा रही है, तो फिर अब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो जी के साथ, जी एक्सेलरेशन के साथ, तेजी से बढ़ती हुई स्पीड के साथ नीचे आके जमीन पे गिरेगी। ठीक है, that is what I was saying. I was trying to build a difference between contact forces and non-contact forces. Contact forces end immediately. जैसे contact टूटता है, contact forces end. Non-contact forces ऐसे नहीं होते। ग्रेविटी एक non-contact force है। अब ये देखिए, ये बॉल नीचे जा रही है इसलिए क्योंकि इसको लगातार नीचे की तरफ अर्थ जो है इसको खींचे जा रही है, तो ये एक्सेलरेट करती जा रही है। इसकी ये वेलोसिटी नीचे जाते वक्त बढ़ती जा रही है लगातार, हमें पता नहीं लगता है, पर ये बहुत तेज और बढ़ती वेलोसिटी से नीचे जाती जा रही है बिकॉज ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अर्थ इज नॉट टचिंग दिस, पृथ्वी इसको नहीं छू रही है, तब भी इसमें अर्थ से लगाया हुआ फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सिमिलरली अगर हम एक मैग्नेट को लें तो मैग्नेट का फोर्स ऑफकोर्स आप सबने देखा है, पर मैं जस्ट दिखाने के लिए कह रही हूँ कि मैग्नेट का फोर्स ऐसा है जो मतलब ये रहा मैग्नेट और ये रही कुछ लोहे की चीजें। तो मैग्नेट जो है, ये देखिए, दूर से ही मैग्नेट इसको खींच सकता है, वो चीजें दूर से आके इससे चिपक जा रही हैं, क्योंकि मतलब बिना टच किए मैग्नेट इस पे फोर्स लगा सकता है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैग्नेटिक होते हैं, ग्रेविटेशनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं। दीज आर 3 मेजर वेराइटीज जो हमारी लाइफ में इधर उधर दिखाई देते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की खासियत ये है कि वो सडनली एंड नहीं होते। कॉन्टैक्ट फोर्स तो जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटा, जैसे बैट ने बॉल को मारा, बैट और बॉल का कॉन्टैक्ट टूटते ही फोर्स खत्म। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स धीरे धीरे घटते जाते हैं या बढ़ते जाते हैं, जैसा भी उनका नेचर होता है उसके हिसाब से। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, पवन जैसे कह रहे हैं कि ये मैग्नेट का फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगता है, दैट्स ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद नाउ आई विल कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ये यहीं पे मैंने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करी है और यही बताया है कि मैं किसी चीज को खींच रही हूं और मैग्नेट किसी चीज को खींच रहा है, उसके बीच में ये एसेंशियल डिफरेंस है। मेरा हाथ, अगर ये यहाँ जैसे दिखाया हुआ है कि ये आदमी रस्सी को खींच रहा है, ये आदमी जैसे ही रस्सी को छोड़ेगा वो फोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मैग्नेट सडनली, मतलब मैग्नेट जब तक रहेगा तब तक वो फोर्स दूर से लगता रहेगा और अचानक खत्म नहीं होगा जिस भी चीज पे लग रहा है। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम फर्स्ट लॉ को सीरियसली लेते हैं
तो हम और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो एक बार जरा सा लिविंग चीजों की और नॉन लिविंग चीजों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये लड़का जो है इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, ठीक, तो इसके धक्के की वजह से बॉक्स मूवमेंट चालू कर देता है। वो तो फर्स्ट लॉ ने हमें बताया है कि कोई चीज ये रेस्ट पे थी, इस पे जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आया इसने चलना चालू कर दिया, ठीक है। ये चीज को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब उसकी स्पीड जो है चेंज करने के लिए, 0 से कुछ स्पीड देने के लिए फोर्स है। लेकिन ये कुत्ता सो रहा था, ये अचानक उठ के चल दिया, इस पे कौन सा फोर्स आया? लिविंग चीजें, आप बैठे हैं, आप अचानक उठ के चल देते हैं, ये कुत्ता उठ के दौड़ने लग जाता है, इस पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? देखिए, एक्सटर्नल शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मतलब कुत्ता अपने ऊपर खुद एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकता है। दिव्या कह रही है इंटरनल फोर्स, पवन कह रहे हैं इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स माने किस चीज के साथ कॉन्टैक्ट? भाई, खाली नाम लेने से क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब दो चीजें आपस में टच कर रही होंगी, कौन सी चीज किसको टच कर रही है, कौन सी चीज कुत्ते पे फोर्स लगा रही है? और दिव्या कह रही है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, पहली बात तो फर्स्ट लॉ ने हमें बोला एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल की कंडीशन थी वहां पे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब वो बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगी, रुके से चल पड़ेगी, चलते हुए से रुक जाएगी, या अपनी स्पीड बदलेगी। तो एक्सटर्नल शब्द वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या हुआ, कुत्ते को कौन सा एक्सटर्नल फोर्स मिला? दोस्तों, ऐसा लगता है कि फोर्सेस या न्यूटन्स लॉज कोई बहुत साधारण सी चीजें, 3 स्टेटमेंट्स हैं, रट लो और उनको तीनों को एग्जाम में लिखाओ तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली तीनों हमें बहुत गहरी बातें बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। दिव्या कह रही है नो आइडिया। दिव्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडियाज आसानी से निकले नहीं है, इस पे ह्यूमैनिटी ने बहुत सोचा है। अच्छा, पवन कह रहे हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर तो एक इंटरनल फोर्स है ना पवन, मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी अंदर से पुश करती है। तो आप कह रहे हैं कि कोई लिविंग बीइंग है, वो जो डॉग है वो अपने इंटरनल फोर्स से अपने को चला लेता है। प्रशांत कुमार साहू भी कह रहे हैं ओन फोर्स, यानी अपने इंटरनल फोर्स से खुद को चला लेता है, ऐसा क्या? तो फिर न्यूटन्स लॉज के फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में तो गड़बड़ हो गई, वो तो उन्होंने तो एक्सटर्नल फोर्स बोला था,